नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ही जल्द आपका डीआरडीओ का रिजल्ट आने वाला है। तो मैं जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ से अवेयर कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना बेहद आवश्यक होता है। मुझे तो ऐसा कुछ वीडियोस नहीं मिला था, पर जो आने वाले मेरे साथी हैं उन तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आपके जो है वो जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन था उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। आप अगर गौर से नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें आपको पक्का ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सबसे अब हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है डीआरडीओ में पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र कैसे होता है। पोस्टिंग, पहली बात तो फर्स्ट है पोस्टिंग और सेकेंडरी है ट्रांसफ़र। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्टिंग। साथियों, जिस लैब से जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो उससे 3 या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले उससे हर एक लैब से हर एक ब्रांच के लिए, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट चाहिए वैसा एक सर्वे किया जाता है। सर्वे करके सारी लैब्स अपने अनुसार जितनी उन्हें नीड होती है उतनी वो वैकेंसी हेडक्वार्टर को भेजती हैं। तो जिस लैब में जिस पोस्ट की, जिस ब्रांच की जितनी वैकेंसी होती हैं उतने बच्चे वहाँ पर नई पोस्टिंग में आते हैं। तो पोस्टिंग जो है वो डायरेक्ट जो है वो हेडक्वार्टर द्वारा दी जाती होगी। मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे पोस्टिंग दी जाती है, मे बी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो पोस्टिंग देती होगी। तो ऐसा कोई ख़ास मुझे आइडिया नहीं है कि पोस्टिंग देता कौन है, कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाए, आपकी रिक्वायरमेंट किस लैब में है, ठीक है। तो ये तो हो गई पोस्टिंग की बात कि आपको जो है आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग पोस्टिंग मिलेगी, ना कि आपको अपने नज़दीक पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। आरडीओ की जो ग्वालियर लैब है, अगर मान लीजिए उसको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए ही नहीं तो क्या आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? जिस लैब ने मैकेनिकल के लिए जेई की या एसटीएबी की रिक्वायरमेंट दी थी कि हमें 10 मैकेनिकल एसटीएबी चाहिए, तो सबसे मेन यही है कि आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अगर आपको नियरेस्ट लैब लेना है तो आपके मार्क्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। और मार्क्स ही नहीं, वहाँ पर सीट भी होनी चाहिए। जैसे सबसे नज़दीकी लैब है जहाँ पर मैकेनिकल की 2 से 4 सीटें होती होंगी, वो लैब है कानपुर में भी एक डीआरडीओ का लैब है, ठीक है। और एक लैब है डीएलजे जोधपुर में भी डीआरडीओ का लैब है, ठीक है। तो इन दोनों सिटी में मैकेनिकल का थोड़ा बहुत काम होता होगा, इसलिए उनको 1 या 2 या 3 पोस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो कुल मिला के आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा रैंक वाइज, तब आपको अपने घर का पोस्ट मिल सकता है। जैसे साउथ वाले हमारे साथी हैं तो बहुत सारी, चेन्नई में है मैकेनिकल बहुत ज़्यादा चाहिए, बेंगलोर में मैकेनिकल ज़्यादा चाहिए, हैदराबाद में मैकेनिकल ज़्यादा चाहिए, विशाखापट्टनम है, पुणे है, कोच्चि है, इन सब जगह मैकेनिकल का भरपूर काम है। यही लैब सबसे ज़्यादा मैकेनिकल को डिमांड करती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं साउथ में पोस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इन सब ब्रांचों से हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा मैकेनिकल डिमांडिंग है, उसके सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांडिंग है, उसके थर्ड नंबर पे कंप्यूटर साइंस डिमांडिंग है। ये 3 बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। तो सबसे पहले होता है मैकेनिकल डिमांडिंग। तो मैकेनिकल की जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें होंगी और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपको दी जाएंगी। मार्क्स इसमें पता है पोस्टिंग में 3 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहला आपके मार्क्स कितने हैं, दूसरा आपका जो है वो नज़दीकी लैब क्या है, नज़दीकी लैब,
और तीसरा डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरा था। पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप खुद देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप ग्वालियर के निवासी हैं और आपके नज़दीकी लैब अगर कोई पढ़ता है, तो वो मैकेनिकल का लैब में बता रहा हूँ, तो वो हैदराबाद में पढ़ता है, तो हैदराबाद ज़्यादा नज़दीक होता आपके लिए या फिर चेन्नई ज़्यादा नज़दीक है? तो ऑब्वियसली चेन्नई काफ़ी दूर है, हैदराबाद काफ़ी नज़दीक है। तो आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस में चेन्नई पहले भर दिया, हैदराबाद बाद में भरा है, तो आपको चेन्नई दिया जाएगा, ना कि हैदराबाद दिया जाएगा। तो ये एक पोस्ट प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर एक वैकेंसी में पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। तो कुल मिला के पोस्ट प्रेफरेंस प्लस मार्क्स प्लस उस लैब में, आपके नज़दीकी लैब में कितनी रिक्वायरमेंट है पोस्ट की, उसके हिसाब से सब कुछ देख के आपको वो लैब अलॉट या वो पोस्टिंग अलॉट की जाती है। अब आपको एक चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पोस्टिंग कैसे दी जाती है। अब सेकंड चीज़ है, मैं बता देता हूँ ये चीज़ कि जिस भी लैब के आप में इस बार से ये नियम है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है एग्जैक्टली, कि अगर जिस लैब में सबसे पहले आपकी पोस्टिंग होती है, उस लैब में आपको 5 साल बिताना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होंगे। उससे पहले आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। ये उन्होंने इस बार कंडीशन जोड़ दी है, नोटिफिकेशन में ही ये मेंशन है कि अगर आपको पहली पोस्टिंग जहां मिलती है, उस लैब में आपको 5 साल बिताने पड़ेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे ट्रांसफ़र लगाने के लिए। और ट्रांसफ़र देना ना देना वो उस लैब के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। जैसे मान लीजिए आपको हैदराबाद में पोस्टिंग मिल गई, ठीक है, हैदराबाद की किसी लैब में आपको पोस्टिंग मिल गई है, तो जब तक आपके 5 साल पूरे नहीं होते, तब तक आप उस हैदराबाद की जो लैब है उससे कहीं भी, किसी भी अपने घर के नज़दीकी लैब में ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं कर सकते। आप ट्रांसफ़र लगाएंगे, आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लैब से आगे वो फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा, लैब में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है ये चीज़ कि 5 साल तक आपको अपने पेरेंट लैब में रहना पड़ेगा। 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफ़र लगाने के लिए। तो 5 साल के बाद मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र अप्लाई किया, तो ट्रांसफ़र अप्लाई किस किस तरीके से किया जाता है, कितने तरीके होते हैं ट्रांसफ़र अप्लाई करने के, वो भी हम आज बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस ग्राउंड क्या होता है? ये स्पाउस मीन्स होता है आपकी धर्मपत्नी या आपके पति। स्पाउस वर्ड दोनों के लिए सेम है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। स्पाउस मतलब अगर कोई लड़की हैदराबाद में पोस्टेड है और अगर उसका हस्बैंड किसी भी स्टेट जॉब में या सेंट्रल जॉब में या DRDO में कहीं भी हो, तो वो अपने स्पाउस ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र लगा सकती हैं कि हमारे पति उधर हैं, हमारा घर से वो नज़दीकी लैब ये वाला है, तो प्लीज़ हमको उधर ट्रांसफ़र दे दिया जाए एज अ स्पाउस ग्राउंड। मेरे पति भी वहाँ जॉब करते हैं, हम पूरे जीवन भर अलग अलग कैसे रह सकते हैं, तो उसको कंसीडर किया जाता है और उसके हिसाब से भी बहुत सारे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये पहला ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड होता है म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल बेसिस। म्यूचुअल बेसिस पर आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र या कोई भी हमारा साथी जो हैदराबाद का है या फिर हैदराबाद के आसपास के एरिया 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 या 400, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आना है या नहीं आना है। तो वो हैदराबाद के आसपास का है, अगर वो आपके नज़दीकी लैब में पोस्टेड हुआ है, उसने वहाँ पोस्टिंग ली है, और अगर आप उससे कहते हो कि हम एक दूसरे से बदल लेते हैं, आप मेरी जगह आ जाइए, हम आपकी जगह चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ट्रांसफ़र लेना। तो जैसे आपने किसी भी ग्वालियर के बंदे को बोला या फिर दिल्ली के बंदे को बोला, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा लैब्स हैं, ठीक है,
तो आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद का लड़का दिल्ली में पोस्टेड है, आपने देखा, समझा और उससे बात की कि हाँ सर, अगर आप इच्छुक हैं तो हम लोग आपस में ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो जो हैदराबाद का लड़का दिल्ली में पोस्टेड था वो आपकी जगह हैदराबाद लैब में आ जाएगा और आप उसकी जगह दिल्ली लैब में चले जाएंगे। तो ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ट्रांसफ़र। तीसरा ट्रांसफ़र होता है कंपैसिनेट ग्राउंड। कॉम्पैसिनेट ग्राउंड, ठीक है। कंपैसिनेट ग्राउंड क्या होता है? इसमें क्या है कि अगर आपके कोई भी डिपेंडेंट हैं, जैसे उसमें दो ही लोग डिपेंडेंट होते हैं, माता पिता, माता और पिता, ठीक है। ये कंपैसिनेट ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ना म्यूचुअल है ना स्पाउस ग्राउंड है, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है कंपैसिनेट ग्राउंड। कंपैसिनेट ग्राउंड वो होता है जिसमें आप के जो डिपेंडेंट हैं, अगर आप फैमिली में अकेले हैं, अकेले लड़के हैं, माता पिता के मान लीजिए 3 लड़कियां भी हैं लेकिन उनकी शादी हो गई है, ठीक है, आप उनके इकलौते लड़के हैं, तो अब माता पिता आपके बगैर नहीं रह सकते क्योंकि वो एजिड हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र भी बढ़ रही है, वो उनका बुढ़ापा आ रहा है और उससे क्या है, उनकी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत है, उनको डेली उनको मंथली चेकअप के लिए जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है माता को, पिता को या दोनों को। तो इस प्रकार आप जो है वो हेल्थ के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, DRDO में कोई भी चीज़ बाउंडेड नहीं है। कंपैसिनेट ग्राउंड बाउंडेड नहीं है। लैब अगर आपको चाहेगा तो ही छोड़ेगा, अगर उसने चाहा कि इतना बड़ा कोई सीरियस इशू नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आप लोग, म्यूचुअल बेसिस भी रिजेक्ट हो सकता है, स्पाउस बेसिस भी रिजेक्ट हो सकता है, कंपैसिनेट ग्राउंड भी रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा बाउंडेड नहीं है DRDO या वो लैब कि आपको 5 साल बाद ट्रांसफ़र दे ही देगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। उसको लगता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में हिस्सा हैं और बिना प्रोजेक्ट कंप्लीट किए आप नहीं जा सकते, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे और उसके ऊपर आप दावा या कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के ट्रांसफ़र जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ DRDO में, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, पूरे सरकारी विभाग में ये 3 प्रकार के ट्रांसफ़र चलते हैं। तो इस प्रकार से आई होप आपको आपकी पोस्टिंग कैसे मिलेगी और आपको आपका ट्रांसफ़र कैसे होता है वो आपको पता चल गया होगा। अब हम पोस्टिंग के बारे में एक और आपको चीज़ बता दें कि जैसे आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग हैदराबाद में है, आपको लगता है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसके 300 या 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी लैब नहीं है, और अगर लैब ही नहीं, वो लैब आपके लिए, आपको काम करने के लिए वहाँ पे वर्क भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो साइंस की लैब है और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको उसमें पोस्टिंग दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। DRDO किसी भी चीज़ के लिए बाउंडेड नहीं है। आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते या आप कोई दावा नहीं कर सकते कि मुझे ट्रांसफ़र मिलना ही चाहिए, ऐसा कोई दावा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाद में ये कहेंगे कि सर आपने बोला था 5 साल बाद मिलेगा लेकिन मुझे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। 5 साल तो केवल मिनिमम लिमिट है कि 5 साल से पहले तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। वो तो दूर की बात, देना तो दूर की बात है, आपके ट्रांसफ़र के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। 5 साल बाद फिर आपको जो है, आप ट्रांसफ़र अगर लगाते हैं तब आपके पे विचार किया जाएगा देना है या नहीं देना है, वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ नहीं कह सकते। एक बात
याद रखना, डीआरडीओ किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। और ये बात हुई ट्रांसफ़र की। और पोस्टिंग की जो बात है, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है हैदराबाद में, ठीक है, आपने फीलिंग किया कि हमारा लैब बहुत अच्छा है, हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा है, हमारा वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, हम हर चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, हमारा मेडिकल ग्राउंड भी यहाँ अच्छा है, हमको अच्छी सुविधाएं हैं, हमको मेडिकल सुविधा भी बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ट्रांसफ़र नहीं भी लेते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दें कि आप जो है, अगर आप जो है अपनी पेरेंट लैब में, अपनी जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है उसको पेरेंट लैब बोलते हैं, पहली पोस्टिंग वाली लैब को पेरेंट लैब बोलते हैं। पहली पोस्टिंग वाली लैब में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप पूरा आजीवन वहाँ रह सकते हैं, आजीवन, समझ रहे हैं ना आप, जब तक आपकी नौकरी है 60 साल तक। आपके 60 के हो जाएंगे तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, फिर आप कहीं भी रहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन डीआरडीओ कोई ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है कि आपको 3 साल बाद इस पे, 3 साल बाद इस लैब में, फिर 3 साल बाद विशाखापट्टनम, फिर 3 साल बाद मुंबई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लैब मिलेगा, आपको आजीवन भी आप उसी में रह सकते हैं, उसी में आपके प्रमोशन होते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो समझ में आ गई होगी बात आपको कि डीआरडीओ में ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, जैसा आर्मी में होता है 3 साल तक एक पोस्टिंग, 3 साल बाद दूसरी पोस्टिंग, उसके 3 साल बाद तीसरी पोस्टिंग, ऐसा होता है। लेकिन डीआरडीओ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर अच्छा लग रहा है लैब तो आपको उस लैब में आप आजीवन रह सकते हैं, कोई आपको ट्रांसफ़र नहीं करने वाला। आपको वहाँ प्रमोशन अच्छा मिलेगा और अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे 5 साल हो गया या 7 साल हो गया, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे माता पिता वहाँ अकेले हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो फिर आप कंपैशनेट ग्राउंड लगा सकते हैं। फिर भी मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपैशनेट ग्राउंड बाउंडेड नहीं है, देना ना देना लैब के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ऐसे ही हम यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आपको भी भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, आप पहले से हर चीज़ जाने रहें। तो अच्छा, गरिमा वाले संगठन में हम लोग जुड़ने जा रहे हैं, आप लोग का रिजल्ट आएगा, आप लोग भी जल्दी जुड़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा भी लगेगा कि ऐसा इतना अच्छा संगठन जो है वो हमारे देश में काम कर रहा है तीनों सेनाओं के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैटर बनाने में, लिखने में, उसको फिर आपके सामने प्रेजेंट करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। और आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा हो जाता है, तुरंत बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथियों। थोड़ा सा ये है कि हाँ, बोलना आता है कैमरा पे और कॉन्फिडेंस भी है कैमरे पे बोलने में, तभी हम वीडियो बना पाते हैं, वरना वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। हर कोई मोबाइल उठा के वीडियो बना लेगा, आसान काम होता तो हर कोई कर लेगा ना। ऐसे ही सरकारी नौकरी अगर आसान होती तो सबको मिल जाती। इतने एस्पिरेंट हैं, उनमें इतना कंपटीशन ही नहीं रहता। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।